ताकि उससे रिलेटेड जो रेलेवेंट कोर्ट्स हैं, अप्रोप्रिएट कोई भी फोरम है, मैं वहाँ पे रुजू कर सकूँ। वहाँ से जो आइन पाकिस्तान का कानून मुझे या किसी भी शहरी को इजाज़त देता है वो रिलीफ मांग सकूँ और उस FIR में, उस अदालत में जाके अपने आप को पेश करूँ ताकि मेरी इन्वेस्टिगेशन होनी है या जो भी होना है कानून के मुताबिक वो वहाँ से शुरू हो सके। आपको पता है कि इमरान खान साहब हों या हमारी पार्टी का कोई भी रुकन हो, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। अगर कोई मुकदमा बना है तो उसको हमेशा अदालतों के सामने जाके अपने आप को सरनगू किया है, किसी अदालत से कभी भागे नहीं। हुकूमत थी तो मेरे बारे में कहा जाता था कि जैसी हुकूमत खत्म होनी सबसे पहले इन्होंने भागना है। आपको याद होगा 9 अप्रैल को हुकूमत गई थी, मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया था जिसकी वजह से आप फ्लाई नहीं कर सकते। बड़े ही ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में मैं गया, पिटीशन की, वहाँ से इजाज़त मिली मुझे और मैं 4 दिन के लिए अमेरिका गया। अगर मैंने भागना होता तो वो सुनहरी मौका था क्योंकि हुकूमत 9 अप्रैल को गिर चुकी थी। मैं अप्रैल के आखिर के ऊपर 28, 29, 30 मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, अप्रैल के आखिर पर मैं अमेरिका गया 4 दिन के लिए। अमेरिका में इस्तांबुल से शिकागो को जा रहा था, जब जहाज उतरा तो पता चला कि मेरे पे 2 और FIR दर्ज कर दी गई, एक अटक में एक फैसलाबाद में, कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कोई नारेबाजी हुई है और उस नारेबाजी के पदाश में मैं जो उस टाइम जहाज में था जब ये वाकया हुआ, क्योंकि वो कोई 11-12 घंटे की फ्लाइट होती है और मैंने जहाज के अंदर बैठे हुए कोई ऐसी कार्रवाई कर दी हवा में से कि मेरे पर वो FIR दर्ज कर दी गई। वो वापस उन FIR से जान छुड़वाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा जब, और पाकिस्तान वापस आया अपने वादे के मुताबिक, भागा नहीं। तो आपको याद है मेरी गाड़ी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में आपको याद है इलेक्शन में जो बाद में अदालत ने मुझे इनोसेंट करार दिया, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था उस सारी चीज़ में, वो भी एक जाली पर्चा बनाया गया। और उस वक़्त की हुकूमत और उसके एक मशीर, उस वक़्त के DPO के ऊपर, जो बाद में DPO बेचारे ने खुद बताया, IG ने खुद बताया बाद में, कि पुरजोर इसरार था उनका कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाए। उसमें से निकले, उसके बाद एक और केस बना जिसको मैं फेस कर रहा हूँ अदालत के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बयान की पादाश में उसमें सजाए मौत की सज़ा भी है और उम्र कैद की सज़ा भी है। उसके बावजूद मुल्क के अंदर हैं, अदालतों के सामने हैं, हाजिर हैं, क्योंकि इसी मुल्क की बेहतरी के लिए अमेरिका में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी छोड़कर मैं यहाँ पर आया था, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब आप सियासी ज़िंदगी में आते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप माशरे में बेहतरी करना चाहते हैं, बिगाड़ को सीधा करना चाहते हैं, तो आपकी राह में मुश्किलात आती हैं, आसान नहीं होती। हम उसके लिए तैयार। मैं नई क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम ये नंगा करके मारने का रवाज कम हो गया है। अगर जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जिस तरीके से ट्रीट किया गया, कपड़ा डालने के अलावा, आंखें बंद करने के अलावा, मैं बाकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है उन्हें मारा नहीं गया, उनसे एहतराम से पेश आया गया। अगर इस तरीके से गिरफ्तार करना है तो आप बेशक हम सबको कर लें, हम तैयार हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि क्या मैं सौतेला बेटा था इस कौम का, कि जब मुझे पकड़ा गया तो मैंने क्या जुर्म किया था कि मुझे उस तरीके से मारा गया जैसे मैं कोई टेररिस्ट होता हूँ। ये सरकारी अपना जो सियासी लोग होते हैं इन पे मुकदमे बनते हैं, हमें पता है, इस बात का अदराक है। आप अपोजिशन में जाते हैं, आप पे मुकदमे बनाती है आपकी मुखालिफ जो जमात है, आपको अंदर भी फेंकती है, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि सियासतदान के कपड़े उतारेगा, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की रजीम में बैठे सियासतदानों ने किया। ना सिर्फ किया बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब उसके ऊपर बढ़के भी मारते रहे कि हाँ मैंने ये किया है, हालांकि माजी में राणा सनाउल्लाह साहब खुद इस बात पे आंसू बहाते रहे हैं कि ये उनके साथ हुआ है। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये है कि आपने फवाद साहब को गिरफ्तार किया है, राणा सनाउल्लाह साहब, इस तरह की अगर आपने गिरफ्तारी जो पहले भी सियासी लोगों की हो रही है, अभी भी हो रही है, आगे भी होनी है शायद, इस पर कोई भी आपके सामने ऐसा एहतजाज नहीं करेगा जिससे ये लगे कि कुछ अनहोना हो रहा है। जब आप अनहोना करेंगे तो फिर मुझे और आजम सवाती को उसके ऊपर आकर बात करनी पड़ेगी। ये जो सियासी गिरफ्तारियां हैं जिस तरीके से पहले हुई हैं, मैंने जैसे कहा अब हो रही हैं, इनका अदालतों में मुकाबला करेंगे। लेकिन हम सियासी लोग हैं, अगर हमारे साथ ट्रीटमेंट सियासी होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट टेररिस्ट वाला होगा तो फिर आके मीडिया को, अदालत को, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि क्यों एक गिरफ्तारी में से निकल के एक बंदा जो है वो कई महीनों तक अपनी नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं आ पाता। तो इसलिए सबसे पहले एक जो मुस्बत बात हुई है मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं बहुत फिक्रमंद था फवाद चौधरी साहब के लिए, मैं आपको बताऊं,
कल रात तक मैं बहुत फिक्रमंद था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनकी फैमिली को एक्सेस दी गई है, उनको वकला को एक्सेस दी गई है, वहाँ इस्लामाबाद में उन्हें लोगों से मिलने दिया गया है, तो ठीक है, आप मुकदमा करें। फवाद एक दलेर आदमी है, वो मुकाबला करेगा। हम समझते हैं कि फवाद के ऊपर गलत मुकदमा बनाया गया है, इंशाल्लाह वो हमारा भाई है, हम उसे फेस करेंगे। लेकिन ये है सियासी मुकदमेबाजी, ये है सियासी इंतकामी कार्रवाई, जिसका हम मुकाबला करेंगे अदालत के अंदर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, अभी तक ये सवाल अपने आप से पूछने से कासिर हूं कि जो 2-3 महीने 4 महीने पहले जो हुआ, वो क्या हम चले, मैं सियासतदान नहीं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन शहरी तो हूं, मैं फेडरल कैबिनेट का मेंबर था, मैं एक PhD पोस्ट डॉक्टरेट प्रोफेसर हूं, मैंने दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, तो कोई वजह तो होगी मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक करने की, वो वजह मालूम हो जाए ताकि मैं दूसरे लोगों को बताऊं कि आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ये जुर्म नहीं करना, ताकि आपके साथ ये सलूक ना हो। मेरे साथ तो हो गया। तो कोई अपने दिल से पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए, मैं भी आपका उतना ही बेटा हूं इस पाकिस्तान का जितना कोई और है। तो इसलिए मैंने इमरान रियाज साहब से पूछा, वो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, उन्हें उस तरीके से शिद्दत से नहीं मारा गया। मैंने उसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछा, अभी तक समझ से कासिर हूं कि वो जो 1-2 हफ्ते थे उसमें मेरे ऊपर किस चीज़ का गुस्सा था, मैंने ऐसा क्या किया था, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती अभी तक कि क्या वजह थी। कोई मैं बैरूनी मुल्क का एजेंट था, मैं यहाँ पर कोई ऐसी स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। एनीवेज वापस आता हूँ। आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी नज़र से टिकर गुजरे हैं। वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हमें जगह ना दी गई तो हम सब कुछ बोल देंगे, अगर हमें हुकूमत ना करने दी गई तो हम सब कुछ बोल देंगे, ये वो बार बार कह रहे हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब से मेरी गुजारिश है कि आप बोल दें, अवाम को पता लगने दें आपके सीने पे क्या वजन है, आप किस परेशानी में हैं, आप किससे मदद मांग रहे हैं, बताइए अवाम को। अगर आप ये कह रहे हैं आपको इस्तेमाल किया, तो आपको किसने इस्तेमाल किया, आप क्यों इस्तेमाल हुए, आपकी लीडरशिप ने आपको क्यों इस्तेमाल सबको होने दिया। क्या आपकी लीडरशिप ने सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आपकी पूरी पार्टी, उसके तमाम वर्कर्स, उसके जो भी आपने झूठा सच्चा नजरिया बनाया हुआ था, क्या उस सबको इस्तेमाल कर दिया आपने? फिर कर दिया तो फिर सच बोलें। आप हर चौथे दिन आते हैं और आके आप यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें जगह ना दी गई हुकूमत करने की तो मैं सब कुछ बता दूंगा, हम सब कुछ बता देंगे, हमें ज़ुबान खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है और आवाम का इस्तेहकाक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर अदालतें एक इदारा है, अदलिया जो है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, पुलिस एक इदारा है, मुल्क की दूसरी जो इदारे हैं वो इदारे, इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी एक इदारा होती, कौम का इमानत होती है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये भी इदारे हैं। उसमें बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि वो आवाम को एतमाद में लें। तो आप आवाम को एतमाद में लीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो बार बार आप धमकियां देते हैं और क्या छुपाते फिर रहे हैं। तो एक दफ़ा दिल का ढक्कन खोलिए, आवाम को बताइए, सीधा मानिए कि आपने मिफ्ता इस्माइल को निकाला कि डॉलर नीचे लेके आना है, और डॉलर मुझे अभी पता चला है, अगर मैं गलत हूं तो मीडिया करेक्ट कर दे, कि अभी थोड़ी देर पहले ये 255 रुपए पे इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है। जितना कि मैं समझता हूं इकोनॉमी को, इसका मतलब है ये ओपन मार्केट में शायद 270 रुपए पे ट्रेड हो रहा होगा, 75 पे हो रहा होगा। और इसका मतलब ये है माफ कीजिएगा कि आने वाले वक्त में आप शायद इसको खुदा ना खास्ता 300 के साथ टच होते देखें। अगर ऐसा है तो जो उससे अफराते ज़र फैलना है, जो उससे रिसेशन आनी है इकोनॉमी के अंदर कसाद बाजारी, जो उससे महंगाई होनी, इन्फ्लेशन आनी है। गरीब आदमी आज दाल के साथ रोटी नहीं खा सकता, जो उससे वो होना है। आपको पता है हर हुकूमत में हर अपोजिशन महंगाई की बात करती है। हमारी हुकूमत में 55 रुपए पे आटा था, तब भी महंगाई की बात होती थी। आज 150 पे है, तब भी हो रही है। लेकिन आपने कंपैरिजन देखना है कि तब कितनी महंगाई हुई थी और आज कितनी हुई है। अब गरीब आदमी की सांसें निकलने वाली हैं, जितनी महंगाई हो गई है। किसान से 60 अरब रुपए यूरिया की मद में ब्लैक मनी अजाफी वसूल की गई है। फसल का पैसा उसे दिया नहीं जा रहा। शुगर मिलें क्या कर रही हैं दोबारा से, वो आपके सामने है। खान साहब की हुकूमत में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने, कि कैसे
लोगों को नकद पैसे लेके दिए गए थे। तो ये जो रजीम चेंज हुई, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स इनफरादी तौर पर लोगों के ऊपर हैं वो तो नजर आ रहे हैं, इज्तमाई तौर पर जो मुल्क के ऊपर हैं वो भी आज आपको नजर आ रहे हैं। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा तमाम ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियात से, ऐसे अदारों से जो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें वतन अजीज का दुख है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा रीथिंक करें इस स्ट्रेटजी को, इस पॉलिसी को रीथिंक करें और पाकिस्तान को एक ऐसा हल ला कर दें जिससे आम आदमी के मसाइल हल हों। पाकिस्तान जब तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, अवाम अपनी मर्जी, हो सकता है अवाम पीटीआई को रिजेक्ट कर दे, आप अपना बयानिया दें, हो सकता है अवाम पीटीआई को बिल्कुल वोट ना दे, तो अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने अपना हुक्मरान किसको चुनना है। इक़्तिदार आला जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के पास है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम के पास है। तो पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दीजिए कि वो किसको अपना हाकिम मानना चाहते हैं या लाना चाहते हैं। और जब अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत आएगी, वो किसी भी जमात की हो, वो अवाम की अमंगों पर अवाम को, क्योंकि वो जवाबदेह होगी, वो अवाम के लिए फैसले करेगी। लेकिन अगर एक हुकूमत किसी बैरूनी साजिश से आएगी या किसी और की मर्जी से आएगी, तो वो फिर सिर्फ उन्हीं को वो उन्हीं के लिए फैसले करेगी। इसलिए अगर अवाम के लिए फैसले करवाने हैं, इलेक्शन करवाना चाहिए, जो आइन की रिक्वायरमेंट है। और हैरत है कि अभी तक गवर्नर साहब ने उसकी डेट नहीं दी, उनको उसकी डेट देनी चाहिए फौरी तौर पर। और मैं एक दफा फिर जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो फवाद चौधरी साहब के जो हकूक हैं उनका ख्याल रखा जाए वहां पर। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उनके साथ कोई हैवी हैंडेडनेस, कोई अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई ऐसा सलूक रवा नहीं रखा जाएगा जो पाकिस्तान का आइन किसी भी शहरी के साथ जिसको रोकता है। सियासी तौर पर आपकी मुखालफत है, आपने उन पे FIR करवाई है, बिल्कुल ठीक है, हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन इंसानियत रहनी चाहिए, इंसानी सलूक रहना चाहिए, जो हमारी तहजीब की इक़दार है वो रहनी चाहिए। फवाद चौधरी इसी मुल्क का बेटा है, वो दुश्मन नहीं है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो किसी गैर मुल्की पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा करिंदा नहीं है जो पाकिस्तान में फसाद फैला रहा है। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, एक दफ़ा रीथिंक कीजिए। अगर हम इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वतन अजीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और शायद फिर हम पलटें भी तो उस नुकसान का हम कोई कफ़ारा अदा ना कर सकें। आखिर पे मैं जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट है, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं उनके सब्र का शुक्रगुजार हूँ। आज 6 दिन के अंदर मुतअद्दिद बार अदालत में मेरा केस सुना गया। मसलन आज ही के दिन मेरा ख्याल 3 बार सुना गया। इससे पिछली दफ़ा जो पेशी थी उस पर शायद 4 या 5 दफ़ा सुना गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक छोटा सवाल मुल्क की इतनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत पूछ रही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हमने एक और मुकदमा किया है। अब ये तो हम नहीं सोच सकते कि हमारी वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलेगी, तो इसका मतलब आपने लिख के दिया। आपने लिख के दिया तो वो FIR अदालत के सामने रख दें। इसके लिए जज साहब मुतअद्दिद बार अहकामात दे चुके हैं, अभी उन्होंने दोबारा से अहकामात दिए हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक उसकी कंप्लायंस नहीं की गई। लेकिन मैं जो ग्रेस जज साहब ने दिखाई है, जो इस अदालत ने दिखाई है, जो पेशेंस दिखाया है, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो किस कदर इस टाइम ब्रोकन हो चुका है और मुअज़्ज़ज़ जजेस और अदलिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है एक आम आदमी को इंसाफ दिलवाने के लिए। हम बड़े शौक से अदलिया के ऊपर, वकला के ऊपर तनकीद कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि जो पूरा निज़ाम क्राफ्ट कर दिया गया है, इसमें ये जो अदलिया जिस तरीके से आपको इंसाफ दे रही है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पूरा जोर लगा के उन्हें आम आदमी को इंसाफ देना पड़ रहा है। जो अहकामात होते हैं अदालत के, उससे बचने के लिए, आम आदमी को इंसाफ ना देने के लिए हर हीला बहाना इस्तेमाल किया जाता है। उसके बावजूद मैंने जैसा आपको कहा कि अदालतें कोशिश कर रही हैं अपनी पूरी इस्तात से भी आगे जाके
कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से इंसाफ दिया जाए। इसलिए मैं अपने वकला बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी अदालतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हमारी इस वक्त मुसीबत में कोई उम्मीद है तो ये जजेज़ हैं, जो मैं तो ये कहूँगा कि जो अल्लाह के सफ़ीर बन के यहाँ बैठे हुए हैं, जो खुदा के सफ़ीर हैं दुनिया के ऊपर। जब खल्के खुदा के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब वो अपने आप को मुसीबत में देखते हैं, तो एक तरफ वो खुदा की मदद पुकारते हैं और दूसरी तरफ आकर किसी अदालत के सामने सरेंडर करते हैं। तो पहले भी अंदाज़ा था, लेकिन इस प्रोसेस में गुजर के और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि जो सहाफ़ी खड़ा सच भेज रहा है, अदालत के अंदर जो वकील जरा कर रहा है, अदालत के अंदर जो जज डिस्पेंस कर रहा है, उसका कितना बड़ा रुतबा है और वो कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है उस टाइम उस मुसीबत में फंसे इंसान के लिए। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इमरान खान ने क्या लाएमल तैयार किया गया है कि उसके बाद पीटीआई को कौन लीड करेगा? ऐसा कौन सा लीडर है उसके बाद कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो पीटीआई को कौन लीड करेगा? देखिए, मैं आपको बड़ी वाज़ेह एक बात बता दूं कि मुझे अपने मुल्क के तमाम सिस्टम पे अभी इतना एतमाद मेरा नहीं टूटा कि मैं इस इफ़ के पीछे चला जाऊं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मुझे पता है इमरान खान ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान इस टाइम वुंडेड भी हैं, ज़ख्मी भी हैं, सबको पता है। अभी उनकी टांग भी ठीक नहीं हुई और उसके साथ साथ उन्होंने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया। उसके साथ साथ वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे जो एक अवाम के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मकबूल लीडर है, वो इमरान खान है। तो मैं नहीं समझता कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं नहीं समझता कोई भी मुल्क के साथ, मुल्क की इकॉनमी जो पहले ही वेंटिलेटर पे है, जिसको सर्टेनिटी चाहिए। इकॉनमी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैंने बिजनेस पढ़ा और पढ़ाया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में। इकॉनमी के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सबसे, सर्टेनिटी। अगर आप अनसर्टेनिटी फैला दें इकॉनमी में, इन्वेस्टर जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है, इन्वेस्टर डर जाता है और आपकी इकॉनमी ऐसा ऐसा कोलैप्स करती है। तो मैं नहीं समझता कोई भी मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान या कोई भी मुल्क से मोहब्बत करने वाली अथॉरिटी ये फैसला करेगी कि इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जब मुल्क पहले ही इकनॉमिकली बहुत ही बुरे हालात में है और हम इस डायरेक्शन में और ज़्यादा मूव करें। देखिए, ये तो आपको मौजूदा हुकूमत बताएगी, ये तो आपको बताएगी। आज जो मैंने अभी आपको कहा तो है कि जो जावेद लतीफ़ बार बार धमकियां लगा रहे हैं, ये आपको सवाल उनसे पूछना पड़ना है। वो हर 8 दिन बाद आते हैं, मुझे नहीं पता उनको इजाज़त नहीं दी नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने आगे बात करनी, वो एक ही बात बार बार कहते हैं। तो मैं जावेद लतीफ़ साहब को कहता हूँ कि वो जो बात करना चाहते हैं, उतनी बात हमें मीडिया को, आवाम को समझ आ गई। हुण कुछ अगे बोलो, हुण को अगली गल करो, हुण अपने दिल का अगला हाल सुनाओ। और अगर तुहानू ये नहीं लगता कि इस वेले ये गल मुनासिब नहीं, तो फिर मेरे वालों केस वट जाओ, चुप कर जाओ। जो होर मार नहीं खानी तो फिर चुप रहो, एवें बेवक्त दियाँ बांगा ना दियो। जे बांगा देनिया जे तो फिर पूरियां दियो। देखिए, मैं आपके ये अक्सर सवाल हम एक दूसरे से करते हैं और ये करना चाहिए, ये हक है, ये आपका हक है। देखिए, बात ये है कि हर मुकदमे का फ़र्क होता है। अगर आज आप ये कहें कि गिल साहब ने पैसा खाया है और नैब में आपने मेरा रेफरेंस बना दिया है, तो वो एक डिफरेंट मुकदमा है। लेकिन अगर आपके बयान पे और मेरे बयान पे, जिसका किसी को कोई नुकसान नहीं है, उस पर मुकदमा बनाया जाता है, तो ये बड़ी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़े दो डिफरेंट मामलात हैं। आपने किसी शख्स के बारे में एक कालम लिख दिया अखबार में, या आपने छुरी से जाके उसको कत्ल कर दिया, ये दो डिफरेंट जुर्म हैं, ये दो डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट्स हैं। तो हमारे पूरे ज़माने में आप बता दीजिए कोई एक मुकदमा ऐसा हुआ? जावेद लतीफ़ के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं हुआ। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो रिलीजियस इंसाइटमेंट पर रियासत की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल किसी की तरफ से हुआ और वो ख़त्म हो गया। हम भी ये चाहते हैं, आप अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो ख़त्म हो जाएगा मुकदमा, किसी को प्रॉब्लम है हम मुकदमे में फेस कर लेंगे उसे। और अगर हमसे कोई, हमारे टाइम में अगर कोई, पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर होगा आइंदा या पहले, तो वो भी गलत है। उस गलत को सही नहीं कहा जा सकता। मैंने या जो बंदे हम भुगत रहे हैं, मैंने या फवाद चौधरी ने तो कभी किसी मुकदमे को सपोर्ट नहीं किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि इस बंदे को अंदर डाल दें। हमारी तो हमेशा ये बात रही कि सियासी आदमी को सियासत करने दें। उसने कोई करप्शन की है, मुकदमा करें, जेल में ना डालें, मुकदमा करें, पहले उसके ऊपर साबित करें, लेकिन साबित करने में कानून के हाथ मत बांधें।
कानून को खुला छोड़ें, वो सही तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, सही तरीके से। ये ना हो कि कुछ लोगों का तो 3-3 साल तक जो है उन पे फर्द जुर्म ही ना लग सके, और दूसरा बंदा जो आम आदमी है उसको महीने के बाद ही ऑर्डर में लिख दे कि फर्द जुर्म नहीं लग रही है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। तो इसलिए कानून एक जैसा सब पे इम्प्लीमेंट करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। देखिए ये कहानी कभी फिर से ही, ये मेरा ख्याल आप सहाफ़ी हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाती ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई होगी, क्या कुछ मुतासर हुआ होगा। ये कहानी कभी फिर से ही। और एक बात और ज़हन में रखिएगा कि जो आपकी फितरत होती है ना, वो चेंज नहीं होती, वो फितरत आपके साथ चलती है। जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं उन्होंने प्रो पाकिस्तान रहना है। आप उन्हें कितने भी जख्म दे दें, आप उनकी टांग काट देंगे, वो लंगड़ाते हुए प्रो पाकिस्तान होंगे। जुबान काट देंगे तो गुंगे होके प्रो पाकिस्तान। शहबाज गिल नहीं बोल रहा कई महीनों से, लेकिन शहबाज गिल का दिल तो वहीं धड़कता है ना। मिडिल क्लास का हूँ, मजबूर हूँ, मेरा बाप कोई वडेरा होता, फ्यूडल होता, किसी बहुत बड़ी पार्टी से होता, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, तो मुझे तो शायद इसीलिए लगा है कि मुझे इसलिए धोया गया है, मुझे इसलिए मारा गया कि मैं गरीब का बेटा था। मेरा कसूर यह था कि मैं पढ़ लिख के प्रोफेसर बन गया, वहाँ पे मुझे बुखार हुआ कि मैंने 35-40 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ आके मुल्क की खिदमत करनी है। 6 महीने 7 महीने से मेरे ट्रायल हो रहे हैं, बता दे कोई कि मैंने 1 रुपए का कोई फ़ायदा लिया या करप्शन की है। मैंने बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के यहाँ पर अपने 4-5 साल ज़िंदगी के दिए, जो मेरे गोल्डन टाइम थे। लेकिन शायद मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और दूसरे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि शायद इसकी सज़ा वही है जो मुझे मिली है। तो कसूर मेरा मिडिल क्लास से होना है, कसूर मेरा आम आदमी होना है, तो उस कसूर की मुझे सज़ा भुगतनी पड़ती है। आपको भी ज़िंदगी में भुगतनी पड़ी होगी, लाइन में पीछे लगने की, मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। तो ये बात ज़रूर देखें कि हम लोग, हमारी क्लास जो है वो बड़े ख्वाब देख सकती है, मैंने भी देखे हैं, हम बड़े ख्वाब दे सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि हम जितने बड़े ख्वाब देखेंगे, जितना ऊपर पहुँचेंगे, कीमत लेने वाले उतनी बड़ी कीमत लेंगे। वो हमें सीढ़ी के ऊपर जाके भी बताएंगे ये आपकी औकात नहीं है इतने बड़े ख्वाब देखने की, आपने अपनी औकात से ऊपर का ख्वाब देखा था। वो आपको 99 से 0 पे भेजेंगे आपकी औकात बताने के लिए। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि गुस्सा तो और भी कईयों पे आया होगा, मेरे पे अकेले पे तो नहीं आया होगा, गुस्सा तो और लोगों पे भी आया। लेकिन जिस तरीके से मुझे धोया गया है उसकी वजह यह है कि उनको लगा कि इसको धोना चाहिए, ये अछूत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसका यहाँ आने का क्या काम था हमारे शुरफा के अंदर। तो मैं कबूल करता हूँ अपना कसूर, क्योंकि पैदा कहाँ हुआ हूँ ये मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैंने किसी फ्यूडल फैमिली में पैदा होना या आम फैमिली में। तो मैं एक आम किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, एक आम छोटे से घर में पैदा होकर बड़ा ख्वाब देख के, पढ़ लिख के, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के ज़ोर से यहाँ तक पहुँचा और ख्वाब देखा है। उसकी जो कीमत है वो भी मुझे चुकानी पड़नी है, और वो मैं चुका रहा हूँ, और मुझे लग रहा है आगे भी चुकानी पड़ेगी।